सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था आप स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने जो पूरा साल पढ़ाई की है उसको आज फाइनली जो उसको एफर्ट डालना था, जो आपने पूरे साल मेहनत की है, आज वो दिन था। तो आज जो इस प्लेटफॉर्म पे जो आप मुझे देख रहे हो पर्टिकुलरली वो देख रहे हो, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा जो बायोलॉजी जो पेपर है नीट का, जो अभी रिसेंटली हुआ है कुछ ही टाइम पहले, 5 बजे जस्ट ओवर हुआ है, तो उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ उसमें आंसर देने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस थे, कैसा पेपर टफ था या इजी था, कैसा था, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। पूरी आंसर की आज आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरी देखने को मिलने वाली है कि हाँ ये सब क्या था, पेपर इजी था, टफ था। क्वेश्चन अगर आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, एनसीईआरटी से बाहर था, तो कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर थे या नहीं थे, सब डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। और इसी वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको पूरी की पूरी आंसर की मिलने वाली है। तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए। तो अगर मैं सिंपल सिंपल बात करूं तो हम सीधा जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम जो ये पेपर दिख रहा है ये एक स्टूडेंट का पेपर है, तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। रेड पे ले लेते हैं भाई साहब। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। इससे आसान क्वेश्चन ही क्या होगा, इससे तो आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैं सिंपल सिंपल बात करूं तो ये पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से है, इकोसिस्टम चैप्टर से है। और इसका आंसर क्या है, अपना 3 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा सर इसका। सिंपल है, बहुत आसान, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। चलो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी। तो इसका मतलब ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर सिंपल सिंपल क्या होगा यहाँ पर, सिंपल इसका आंसर होगा मेनार्क। जो जिस बच्चे ने ये पेपर किया हुआ है, तो मतलब इसने सही सही मार्क कर रखे क्वेश्चन। तो मैंने तो डायरेक्ट पेपर कर लिया। अब कौन कॉपी करता पेस्ट करता, डायरेक्ट ओरिजिनल पेपर मैंने आपके सामने यहाँ पर लाकर रख दिया। तो अगर मैं सिंपल बात करूँ तो 92 की अगर बात करूँ सिंपल सिंपल, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स पे जब स्टॉप हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ओव्यूलेशन होते हैं जब जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, दैट इज ओव्यूलेशन, है ना। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पर थी। तो अब यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सिंपल है अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 93, और जिसके यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल द कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सिंपल है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। और इसके बाद इसका रीजन में दिया गया है, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रा प्रोसेस नोटोकॉर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, द नोटोकॉर इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजेस एंड बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में जब आप देखेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिट्टो यही लाइन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये आंसर हो जाता है सही। इसका आंसर क्या होगा सही, यानी कि एजर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्लियरली यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। आपको लास्ट में पूरी आंसर की नीचे लिंक में मिल जाएगी, या फिर आपको नीचे इस वीडियो के अंदर मैं एंड में लगा भी दूंगा, वहां पे भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता मुझे सोल्व करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के अंदर जिसमें डायरेक्ट रेशो लिखा हुआ है। इसमें सिंपल बोल रहा है एफ, जो इसमें क्या हुआ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, यानी कि येलो राउंडेड सीड जो है वो ली गई है, उसको रिसेसिव से रिंकल ग्रीन सीड से उनको क्या किया गया है, उनको क्रॉस किया गया है। और उसके जो F2 जनरेशन है उसका रेशियो पूछ रहा है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आंसर इसका होगा 94 का 4। सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इसको सॉल्व करने बैठा है तो उसने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया होगा, क्योंकि ये अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता ना कि हाँ कुछ अलग हमें जीनोटाइप या फिनोटाइप दिया है, तो तब मैं मान सकता था कि हाँ थोड़ा इसमें इधर उधर करने की जरूरत थी। बट इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी, डायरेक्ट है, डायरेक्ट 12th क्लास के अंदर तक भी याद कराई जाती है। तो इसका आंसर 4 होने वाला है। सिंपल है ना। आइए चलो 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 अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन पे चलते हैं ना, 95। चलो 95 क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इससे क्वेश्चन है। सीधा इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, द डीएनए फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम डीएनए फ्रेगमेंट जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो
फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होते हैं, जो हम साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर ही तो इन दी एंड यूज करना है हमको। तो सिंपल सिंपल बात है, स्टेटमेंट 1 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। और सिंपल दूसरी स्टेटमेंट आती है, स्मॉल साइज डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व नियर एनोड वाइल लार्ज फ्रेगमेंट आर फाउंड नियर द वेल इन द एग्रोस जेल। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल दोनों ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड हो जाएगा। तो 95 का आंसर क्या हो गया अपना, सेकंड। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सिंपल बात है ना, जो एनोड होती है वो पॉजिटिव होती है, तो वहां पर फ्रेगमेंट जो तेजी से जाएंगे, तेजी से यानी कि छोटे फ्रेगमेंट तेजी से ट्रैवल करते हैं, उनका वेट क्योंकि हल्का होता है। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट जो होते हैं वो हल्के ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं और एनोड की तरफ स्मॉलर फ्रेगमेंट वहां पर देखने को मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है सर, अगले की तरफ चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आता है भैया अपने सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन से क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो इसमें देखो, इस बच्चे ने क्लियरली यहाँ पर ये गलत कर रखा है आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या आता है, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा ही नहीं कि स्पिंडल फाइबर आता है। क्या होता है, क्रोमोसोम इस तरह से ज्वाइन हुए हुए होते हैं। जब वो ज्वाइन हुए हुए होते हैं तो स्पिंडल फाइबर आके उन पे अटैच होते हैं और क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। इस तरह से अगर मैं बना के दिखाऊं, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया है, ये रहा क्रोमोसोम। यहाँ पे आके इस तरह से स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं कैनेटोकोर पे, और ये पकड़ के इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में खींचेंगे। खींचने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑब्वियसली सेकंड आंसर। समझ में आती है बात? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी म्यूटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म प्लांट? सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो चलो बताते हैं इसका भी। देखो, सबसे पहले होता है एग मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल। उसके अंदर होती है मियोसिस 1 मियोसिस 2। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो मियोसिस होती है वो 2 फेज के अंदर कंप्लीट होती है। तो वो मियोसिस सिंगल ही कंसिडर होता है, क्योंकि जब मियोसिस कंप्लीट होता है, पूरा जो मियोसिस कंप्लीट होता है वो 2 फेज के अंदर होता है और एंड में 4 सेल बनते हैं जिनको हम टेट्राड बोलते हैं। तो मियोसिस कितना हुआ, 1। अब उनमें से 3 सेल डिजेनरेट करके सिंगल सेल बनाते हैं, और सिंगल सेल बनाने के बाद जो वो सिंगल सेल होता है वो ही आगे जाके कंटिन्यू करता है, जिसमें वो 3 बार जो उसका न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के अंदर जाता है। जब 3 बार वो माइटोसिस के अंदर जाएगा तो वो कितने 3 बार माइटोसिस होने के बाद वो क्या कितने सेल बनाता है, 8 जो होता है न्यूक्लिया बनाता है। और बाद में जब सेल वॉल फॉर्मेशन होते हैं तो 7 सेल नॉर्मली उसके अंदर बनते हैं। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाइड करने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँ तो मुझे लगता है थोड़ा मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आ गए हम, थोड़ा वेट करें। ओके, तो अगर मैं सिंपल बात करूं, ये 4 सेल थे, इस तरह से 4 सेल थे, ये इनका न्यूक्लियस था। इनमें से 3 डिजेनरेट हो गए, अपना न्यूट्रिशन एक को दे दिया, एक यहाँ पर ग्रो करता है, एक ही आ गया न्यूक्लियस यहाँ पर, है ना, एक न्यूक्लियस आ गया। अब इसके अंदर माइटोसिस 1 होगा, फिर दो न्यूक्लियस बनेंगे इधर, फिर इसके अंदर माइटोसिस सेकंड होगा, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 4 न्यूक्लियस बनेंगे। अरे समझ रहे हो ना, माइटोसिस का कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस थर्ड टाइम होगा और यहाँ पर क्या होगा, 8 न्यूक्लिया बनेंगे। तो माइटोसिस कितने हुए, माइटोसिस कितने हुए, माइटोसिस हुए सर 3। तो आंसर क्या होगा इसका, अगर मैं आंसर के ऊपर जाऊं तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है सिंपल इसका 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। तो आंसर नंबर डी इसका हो जाएगा। आया बात समझ में? बहुत आसान था, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है इसके अंदर। रॉन्ग स्टेटमेंट की रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी, आइडेंटिफाई द नॉट करेक्ट। Constant region of heavy and light chain are located at C terminal of the antibody molecules। ठीक है, C टर्मिनल पे होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। Each antibody has a 2 light chain 2 heavy chain। बच्चे को बताया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आता है द हैवी एंड द लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो लाइट चेन होती है और हैवी चेन होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। बिल्कुल गलत बात है, एन टर्मिनल पे होती है। तो स्टेटमेंट डी यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। बच्चे ने गलत आंसर टिक करा हुआ है, समझ रहे हो?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, और इसमें भी क्या बतानी है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको छाट के बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होने वाली है। ओके, द रिप्रोडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल, क्या है क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 99 में यहाँ पर आ जाता है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फीमेल गाय स्टार्टेड अर्लियर देन द और फीमेल गैमेट। बिल्कुल सही बात है, फीमेल गैमेटोजेनेसिस जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होती है अपनी मदर के अंदर तभी स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर जी, बिल्कुल सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आता है, द गैप बिटवीन द म्यूटिक डिवीजन एंड द सेगमेंट पीरियड इज मच शॉर्टर देन, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटा छोटा होता है उसके अंदर जो गैप होता है उसके अंदर, क्योंकि मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है एट प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और वो एकदम से कंप्लीट होती है। बट यहाँ पर फीमेल के अंदर क्या होता है, बर्थ से स्टार्ट होती है, और जो फीमेल जो अपने प्यूबर्टी में पहुंचती है वहां पर जाके ओव्यूलेशन वहां पर आके स्टार्ट होता है। तो यस, गैप बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए एंड बी। सी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर गलत हो रही है, जिसमें बोल रहा है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है प्राइमरी उस साइड से रिलेटेड होती है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। फिर एलएच सर्ज लीड टू डिस इंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, नहीं, क्योंकि एलएच सर्ज क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाती है। तो आंसर विल बी ए एंड बी। तो ये मुझे लगता है 99 क्वेश्चन था ना। ओके 99, यस, ये स्टूडेंट ने यहाँ पर इसको गलत किया हुआ है। ओके चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज assertion एंड रीजन सिंपली। तो assertion यहाँ पर सेल ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, 100% सही। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इज द टेपिटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, टेपिटम का काम ही नरिशमेंट होता है ना, टेपिटम का काम ही नरिशमेंट करने का होता है। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन होते हैं उनको जो नरिश करने का काम होता है वो किसका होता है, टेपिटम लेयर का होता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर मारा, समझ रहे हो ना कैसे सिंपल पूछ रहा है। एजर्शन के अंदर बोल रहा है कि जो टेपिटम है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, डेंस साइटोप्लाज्मिक है, सही बात है, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन फिर सेकंड स्टेटमेंट में भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट में भाई साहब पूछ रहे हैं कि इसके अंदर मोर देन न्यूक्लियस इसलिए होता है क्योंकि उसको एंडो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं तो उनको क्या करना है, नरिश करना है। सही स्टेटमेंट है ना, सही रीजन है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड हो जाएगा। बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट बनाया, बहुत बढ़िया। जिसका भी ये पेपर है, आई डोंट नो किसका पेपर है, कमेंट में जरूर बताना कि पेपर कैसा हुआ है ना, पेपर कैसा, कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, जरूर बताना मेरे को। ओके तो क्वेश्चन नंबर 101। ओके, बायोटेक्नोलॉजी से है फिर से, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से है। तो अब इसके अंदर क्या आता है, चलो बात करते हैं 101। ओके तो इसमें पूछ रहा है, पहली स्टेटमेंट पूरी इसका इंजर्शल इनएक्टिवेशन टॉपिक से पूरा का पूरा इसकी स्टेटमेंट है, पूरी एनसीईआरटी वाली, जिसमें पूछा था ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंस है फलाना ढिंकाना। क्रोमोजेनिक, सिंपल क्या कहता है कि जब जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है वो क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड से रिएक्ट करके ब्लू कलर बनाता है। अपने को पता होगा, जिसने बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगी ये बात, है ना। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम तो डायरेक्ट, स्टेटमेंट ही तो फंडा है पूरा पूरा। चलो, the blue colored colonies have DNA insert in the plasmid and they have identified as recombinant colonies, यानी कि जिसके अंदर ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है वो रिकॉम्बिनेंट होगा। क्या सही है स्टेटमेंट, यहाँ पर ये गलत हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे, हम बताएंगे ना, आप टेंशन मत लो, हम बताएंगे। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्पेस, है ना। ओके चलिए देखिए, ये एक अपना प्लाज्मिड था, अरे ये क्या हुआ, चलो यहाँ थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ये अपना एक प्लाज्मिड था, है ना, इसके अंदर ये बीटा गैलेक्टोसाइड वाला जीन था, है ना। इसको रिमूव करके हमने जो नया प्लाज्मिड बनाया उसके अंदर क्या हुआ, नया डीएनए डाल दिया, ये नया डीएनए डाल दिया, यहाँ पे नया डीएनए डल गया। नया डीएनए का अब बीटा गैलेक्टोसाइड ही नहीं रही तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट किससे रिएक्ट करेगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अब रिएक्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉलोनी बनेगी वो वाइट कॉलोनी बनेगी। वो कैसे बनेगी, वाइट कॉलोनी बनेगी। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट के अंदर, ये बोल रहा है कि सर जी
ब्लू कॉलोनी बनेगी। क्या पॉसिबल? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे तो हमने जीन ही इंसर्ट कर दिया, तो ब्लू कलर कैसे बनेगा? तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 भाई साहब गलत गलत बात कर रहे हो आप, समझ रहे हो? चलिए स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? स्टेटमेंट 2 कहने की कोशिश, द कॉलोनीज विदाउट द ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। यही तो बात बोली हमने भी, तो यही बात बोली। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ये वाली सही हो जाती है। नहीं आ रही समझ? यहाँ पर देख लो, जब यहाँ पर यही तो जीन था जो बीटा गैलेक्टोसाइड बना था, उसी की जगह पे हमने क्या कर दिया? डीएनए डाल दिया। डीएनए डाल दिया तो अब वो व्हाइट कॉलोनी बनेगी, क्योंकि वो कलर शोइंग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बीटा गैलेक्टोसाइड से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, और बीटा गैलेक्टोसाइड से अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली समझ में आ रही होगी बात में, व्हाइट कॉलोनी बनेगी ना। ओके, चलिए 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 चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर तो बताया नहीं आपने। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। द ब्रायोफाइट द गैमा हेल्प, मतलब इस बच्चे ने ये क्वेश्चन भी अगर मतलब गलत कर दिया ना तो दुख होता है भाई साहब, दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चन है ना। चलिए, ब्रायोफाइट गैमा हेल्प्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डायरेक्ट एनसीईआरटी। इस तरह से वो स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से गैमा कप्स बनते हैं। यहाँ पर इस तरह से गैमा बने, वो डिटैच होते हैं, इधर गिरते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, एक नई प्लांट बॉडी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, जिसमें हम बात कर रहे हैं 103 में कि मैच द फॉलोइंग, सिंपल सिंपल मैच द फॉलोइंग की यहाँ पर बात हो रही है 103 क्वेश्चन में, जिसमें बता रहा है कि एडेनोसाइन क्या है या क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं। ए एडेनोसाइन जो होता है वो होता है अपना न्यूक्लियोसाइड। तो ए का थर्ड हो गया, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब एडिनाइलिक एसिड क्या होता है सर? बी का आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ऑब्वियसली ये तो न्यूक्लियोटाइड होता है ना। एडेनाइन क्या होता है? एडेनाइन हो जाता है अपना एमिनो एसिड। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। एडिनाइन एलिनिन होगा ना, सी डी का 4 होगा। ओके, तो कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। एक सेकेंड, लेट मी रीचेक दिस क्वेश्चन। 103, हाँ 103। ओके, 103 क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि एलेनिन तो ऑब्वियसली अपना एमिनो एसिड है ना, तो ये तो आ गया अपना एमिनो एसिड, ये आ गया अपने, तो ए का 4 होगा। तो ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन? अच्छा, ए का सेकंड एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड। ओके 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 ओके, सी का अपना सेकंड हो गया। सी का, सॉरी ये तो नाइट्रोजन बेस है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सी का तो फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, सी का अपना ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया अपना फर्स्ट। ठीक है, अब रहे फर्स्ट और सेकंड, एडेनोसाइन और एडेनाइलिक सेकंड। ठीक है, एडेनोसाइन जो है अपना होगा अपना एडेनोसाइन होगा न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ए का हो गया सेकंड और ये हो गया अपना, ठीक है, बी का हो गया थर्ड। तो आंसर इसका फर्स्ट आया। 103 आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। मैच द फॉलोइंग था। थोड़ा इसमें आपको नाइट्रोजन बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था, तो डायरेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। पहले तो मैं थोड़ा घूम गया था, है ना, कि मैं देख क्या रहा हूँ, मैं आंसर क्या कर रहा हूँ, मैं मुझे लग रहा था डायरेक्ट आसान सा क्वेश्चन होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है, बहुत टीचर को ये समझ भी नहीं आ रहा, इसको देखते हैं, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना 104, वो काफ़ी टीचरों ने भी मैंने देखा इंटरनेट के ऊपर गलत किया हुआ है, और मतलब कुछ लोग तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो इसको अब सोल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से, है ना, मजे में थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। चलो, अब को एक बच्चा है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो समझदार हुआ? नहीं, वो बेवकूफ़ हुआ। क्यों? अरे यार, इतिहास से लेके यहाँ तक तो उसने सोल्व कर ही रखा है ना। इसमें पूछ रहा है कि हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो ये नीचे F3 जनरेशन में जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस हुए हैं उसके अंदर जो कैरियर है और जो कैरियर बच्चा है या फिर जो नॉर्मल बच्चा है, उन दोनों का कंबाइन का क्या है रेशियो बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कितने होंगे। तो क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करूंगा? नहीं, मैं सीधा ये जो बीच में है, जो पेरेंट्स है, जो मेन जो F3 जनरेशन को बना रहे हैं, सिर्फ उसको चेक करूंगा, है ना। चलो,
यहाँ पर ये फीमेल कैसे दिख रही है, कैरियर दिख रही है, तो फीमेल कैरियर होगी तो वो कैसे हो जाएगी, एक्स डैश एक्स, है ना। एक जीन यहाँ पर मतलब खराब होगा, एक एलील यहाँ पर खराब होगा, एक यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। और मेल कैसा हो जाएगा, मेल तो डिजीज है और मेल के पास तो जीन भी एक ही है, तो एक डिजीज एक्स डैश वाई। आ रही है बात समझ। अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलते हैं। चलो चलो देखते हैं इसको। चलो एक जीन हमारे पास थी, फीमेल थी, यहाँ पर कैरियर एक्स डैश वाई, सॉरी मेल, यहाँ पर डिजीज था, ये आ गया एक्स डैश वाई, और यहाँ पर आ जाएगा ये फीमेल जो कि कैरियर थी, यानी कि एक नॉर्मल जीन जिसको मैंने नॉर्मल दिखाया, एक डिजीज जीन जिसको मैंने डिजीज वाले को मैंने डैश से दिखाया, तो एक्स डैश क्लियर। तो एक्स डैश एक्स पुनिट स्क्वायर से करेंगे तो यानी कि ये कैसा है, डिजीज है, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, ये डिजीज है। ओके, तो अब ये वाला देख लेते हैं, एक्स डैश वाई, ये भी डिजीज है, और ये भी डिजीज आ गया। अच्छा चलो ये करते हैं, ये कैसा आ गया, एक्स डैश एक्स, ये कैसा आ गया, कैरियर आ गया, इसको मैं इससे मार्क कर लेता हूँ, है ना। ओके, ये आ गया कैरियर। अच्छा, और ये कैसा आ गया, एक्स डैश वाई, ये कैसा आ गया, नॉर्मल, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ब्लैक से, ये आ गया नॉर्मल, है ना। तो हमें रेशियो बताना था, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी थी, कि कितने कैरियर और कितने नॉर्मल है। कैरियर कितना है, एक, नॉर्मल कितना है, एक, टोटल कितने हुए, दो, और टोटल बच्चे कितने थे, चार, कितने आ गया, 1/2 आंसर, 1/2 आंसर आ गया। कौन सा आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ, अरे 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 नीचे करो नीचे करो, अरे ये आ गया, थर्ड आंसर हुआ। क्लियर है। अभी तक जो मैंने अब मैं इंटरनेट पे देख रहा था आंसर की, कहीं में तो 104 पर स्टार स्टार मार करके इजी कर रखा है, कहीं इन्होंने आंसर ही नहीं दिया इस चीज का। ओके चलो 105 क्वेश्चन। ओके चलो, ये है भैया, इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्रेनलिन मेड्यूलरी हार्मोन। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन की बात कर रहा है ना। एड्रेनलिन मेड्यूलरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इन द वेन। वो गाना है ना इमेजिन ड्रैगन का, वट एवर इट टेक्स बिकॉज आई लव द एड्रेनलिन इन माई वेन्स, तो वही वाला फंडा है यहाँ पर, अगर सुना है तो। अगर नहीं सुना आज तक वो गाना तो एक बार प्लीज सुनना होगा, बढ़िया गाना है। तो हाँ, अभी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो 105 का अगर सिंपल सिंपल बात करें, 105 में क्या पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फंक्शनल ऑफ एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स, की इसमें कौन कौन से करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा है। इट कॉज पिपलरी कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि आंखों का जो पिपिल है उसको छोटा कर देता है, नहीं, और ज्यादा अलर्ट करता है, अलर्ट करता है तो ओपन होगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत। चलो कोई बात नहीं। इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इज द जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ाए, क्योंकि अब इंसान को एकदम से इमरजेंसी हार्मोन है, उसे भागना है तो उसको एनर्जी की जरूरत चाहिए होगी, तो यस है ना। पाइलोरेक्शन कराता है, यानी कि रोंगटे खड़े करता है, करता है, यस। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, हाँ, ब्लड को पंप तेज तेज करना पड़ेगा, तो ये भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, BCD, बिल्कुल सही मारा है बच्चे ने, ठीक है। चलो चलो चलो, विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, सिंपल सिंपल डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, इसका आंसर होगा पी, बच्चे ने गलत मार रखा है, ठीक है, 106 का पी। चलो 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 चलो, अगला 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 अगला, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर एमिनो एसिड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब फ्रैंकलिन इंस्टाल ने कहाँ से कहाँ भाई, इसका आंसर क्या होगा, जॉर्ज गैमो। इसका आंसर क्या है, सेकंड, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, जाना चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वहां पर जेनेटिक कोड वाला आपको एक पोर्शन मिलेगा, वहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आप इसको चेक करेंगे तो आपको आंसर क्लियरली यहाँ पर मिलेगा, जॉर्ज गैमो, एनसीईआरटी से। अब क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या बताऊं मैं, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है ना। चलो, इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल क्या होता है सर, ज्यादा से कमी होती है स्टेज पे, बढ़ती तो हमें दिखाई देती नहीं, तो यूनिडायरेक्शनल होती है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इकोसिस्टम आर एक्सेप्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। कौन सा आंसर ऑप्शन हो गया, 108 है ना, 108 का हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ मतलब 4 दिख रहा है ना, स्टेटमेंट 1 करेक्ट और ये बिल्कुल सही है, और 108 का 4। ओके चलो,
सो डायरेक्ट एग्जांपल फिर इवोल्यूशन चैप्टर से, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट एनालोगस ऑर्गन विद अ कन्वर्जेंट, एक ट्रिक होती है उसकी, है ना, ACHD, है ना, AC एनालोगस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, होमोलोगस डाइवर्जेंट जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक से ये रहा, डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल है एनालोगस ऑर्गन, वो जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, एनालोगस ऑर्गन होता है, और वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, उनका रीजन क्या होता है, जो ऐसे स्ट्रक्चर और फंक्शन शो कर रहे हैं, दैट इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि पहले अलग थे फिर देन एक जगह पे आ गए। डाइवर्जेंट में क्या होता है, पहले एक जगह थे फिर अलग अलग जगह फैल गए, दैट इज डाइवर्जेंट। ओके, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला। ओके, ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा होते हैं राउंड माउथ वाली, जो आपको फिशेस टाइप दिखती है ना, वो राउंड माउथ वाली। अब एंडोपैरासाइट, मतलब जिसने भी ये मार रखा है, तो एंडोपैरासाइट कहाँ से, अंदर से थोड़े ही, अंदर थोड़े ही रहते हैं, किसी जीव के अंदर थोड़ी ही मछली रहती है, ये तो बाहर रहने वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, डायरेक्ट एनसीईआरटी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया डायरेक्ट एनसीईआरटी से, है ना, कोई भी ऐसा अभी तक 111 क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो एनसीईआरटी से बाहर से हो। ओके चलो कोई नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम आपका ज़्यादा नहीं खाना, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो हिस्टोन्स आर एनरिच्ड इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन, दोबारा से एनसीईआरटी से है, तो इसी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है स्टोन, और उसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर रैप हो जाता है, एक अट्रैक्शन बन जाता है ना, लाइसिन और आर्जिनाइन की वजह से, बेसिक अमीनो एसिड्स, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी से फॉर्मूला, ये भी अगर कोई गलत करे तो भाई साहब बड़ी दिक्कत की बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉजिस्टिक कर्व का, dn/dt Rn K-n अपॉन K। ओके, थर्ड 112 का थर्ड, 112 पे पहुंच गए हम। ओके 112। ओके चलो, अब इनमें कोई रीजन भी नहीं है ना, ठीक है, चलो एजर्शन रीजन करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल मेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू द इंटरसेल्युलर टारगेट एंड आउटसाइड। सिंपल बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बना, प्रोटीन निकलता है, उसको पैक करने का काम किसका होता है, गोल्गी एपरेटस का। एजर्शन सही। रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वेसिकल कंटेन, जो वेसिकल बनती है वो क्या होती है, गोल्गी एपरेटस के सिस फेस से जाती है और ट्रांस फेस से एग्जिट होती है। सही है, सही है, और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन, 113 सेकंड। ओके यस। ओके अगला क्वेश्चन। ओके ये रहा। ओके चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रूबिस्को ट्रू। बिल्कुल सही, पहली स्टेटमेंट ही सही है। कार्बोक्सिलेशन डार्क में एक्टिव होता है, सिर्फ डार्क में नहीं होता, डार्क रिएक्शन लाइट में भी होती है। रूबिस्को जो होता है डार्क रिएक्शन का एंजाइम है, सिर्फ डार्क में होने वाला नहीं है, और डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट में भी होती है, लेकिन उसको लाइट की डायरेक्टली जरूरत नहीं है होने के लिए, है ना, इनडायरेक्टली है। कैसे, प्रोडक्ट तो चाहिए ना लाइट का। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। चलो, प्रोजेस्टेरोन कौन निकालता है, कॉर्पस ल्यूटियम, आसान है, ठीक है। चलो कोई और सा देखते हैं, मेलानोसाइट कौन सा निकालता है, पार्स इंटरमीडिया, है ना, येलो। रिलैक्सिन कौन, ओवरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है, 115। तो क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का ए का, अरे क्या हो रहा, ए का 4 हो गया, ए का 4 इन दोनों में से है। चलो, और जो सी का है, सी का क्या बताया हमने, सी का फर्स्ट मारा हमने, तो सी का फर्स्ट ये आ गया यार हमारा। तो बी का चेक कर लेते हैं, बी का सेकंड सही है, और अपना डी का थर्ड। ओके, कैटाकोलामाइंस वही एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन कैटाकोलामाइंस ही होती है ना, तो यस हमारा सेकंड आ रहा है। तो आसान है ना ये, डायरेक्ट सब एनसीईआरटी से, सब A to Z एनसीईआरटी से। ओके चलो, क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द जो है, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल चैप्टर, डन, एपो एंजाइम, सोचना भी नहीं था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर जीन कॉलोनी। जीन कॉलोनी के लिए हमें क्या नहीं चाहिए होता है, डीएनए म्यूटेज नहीं चाहिए, रेप्लिकेशन थोड़ा ही कराना है,
डीएनए पॉलीमरेज भी नहीं चाहिए, सी और ई आंसर होना चाहिए इसका। सी और ई क्या कर रहा हूँ मैं, 117 सी और अच्छा सॉरी पॉलीमरेज तो चाहिए ना, उससे रेप्लिकेशन तो कराएगी जब डीएनए बनाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे को थोड़ा, ओके एक सेकंड। ये लो, डीएनए मोटिव्स की हमें जरूरत नहीं है, पहली चीज़ हमने नहीं पढ़ा भी नहीं गई कि डीएनए मोटिव्स आया कहीं, है ना। प्लस रिकॉम्बिनेस की भी जरूरत है, रिकॉम्बिनेट तो के एंजाइम के अंदर भी जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एन डी, है ना। 117 बच्चे ने सही मारा है, सी एन डी बिल्कुल सही मारा है यार इसमें। ओके चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सब एनसीईआरटी से, सब एनसीईआरटी से। अंदर की इम्यूनिटी बर्थ के टाइम मिलती है, डायरेक्ट इननेट अंदरूनी इम्यूनिटी बर्थ से मिलती है, डायरेक्ट इननेट इम्यूनिटी। द फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर बाद में आके अटैच हो जाता है, जो अपने जो एमआरएनए होता है उसको क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। सिग्मा फैक्टर इस बच्चे ने मारा, सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कराने का काम होता है। ओके चलो चलो चलो, which of the following hormone is released from pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? जो hypothalamus में synthesize हो जाता है वो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ओके चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट है कि जो 121 क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट को इन्वॉल्व, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मा नहीं होता, तो पहला तो ये हो जाएगा, ना प्रोपियो बैक्टीरियम शर्मानी होता है ना, तो इसका आंसर ये भी होता है। लैक्टोबैसिलस तो दही वाला है ही, ये तो यीस्ट है ही, ये तो डेली का ही होता है, तो बचा तो ये, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी एंड ई। ओके सी एंड ई फर्स्ट, यानी कि 121 का फर्स्ट। ओके ये रहा, ओके चलिए, ओके 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 122 122, ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एंड इट हैज एनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर क्या करती है, जो वास्प होती है वो अपने एग को लेकर के रखती है, इस वजह से नॉन वेज वेजिटेरियन फूड इसको बोला जाता है, और यही म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। डायरेक्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टेटमेंट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हो उस चैप्टर को। चलिए अगला क्वेश्चन है 123, जिसमें क्या बोल रहा है, जो रोल पूछ रहा है ना, रोल पूछ रहा है किसका, वस्कुलर इन द इकाइनोडर्म में क्या है उसका रोल पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोल क्या हो सकता है इसका, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन तो होता ही होता है, होता ही होता है ना, और साथ में कैप्चर एंड ट्रांसप्रिंट ऑफ द फूड, नहीं ये तो गलत दिख रहा है, ये नहीं होगा, ए एंड सी तो नहीं है इसका आंसर, तो बी डी एंड ई ये आंसर है इसका फर्स्ट, ये आंसर है इसका फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 123 का फर्स्ट। ओके है ना, इसमें ही है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में है, इकाइनोडर्म जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे उसके अंदर आपको मिलेगा। आफ्टर द मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द lymphocyte माइग्रेट फ्रॉम इंटरेक्शन विद एंटीजन, क्या पूछ रहा है, चेज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अच्छा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पे जाता है, अच्छा और कैसे जाता है ये पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 124 में, सिंपल पहले तो सी पे जाएगा, स्प्लेन पे जाता है, अच्छा और साथ में लिम्फ नोड्स पे भी जाता है, और तुम्हारा ई पे पियर पैचेस के अंदर जाता है ना, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा यार, है ना, इसका आंसर ऑब्वियसली फर्स्ट होगा, इसने बच्चे ने गलत मारा हुआ तो सिंपल है ना। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमें सिंपली इसके अंदर ये पूछा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से है, अपना स्प्लीन है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, अपना जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है ना, लिम्फ नोड्स है सेकेंडरी, और पियर पैचेस है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, डायरेक्टली पूछ रहा है, ज़्यादा बस ये घुमा फिरा के लंबी कहानी बना के आप लोगों का पागल बना रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया 125 में पूछ रहा है, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का हो जाएगा थर्ड। ओके बैटरी लो, एक सेकंड जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दो, डन 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 डन। ओके तो ए का हो जाएगा थर्ड, ओके बी का हो जाएगा फर्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर हम सीड को क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं ना। सी का हो जाएगा सेकंड, एलियन स्पीशी इन्वेजन के अंदर होता है,
और डोडो तो एक्सटेंशन का सबसे ही फेमस एग्जांपल है, तो इसका आंसर 125 का 3। ओके ओके ओके। चलो, पार्थिनो का 126 में पूछ रहा है भैया, पार्थिनो कार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। हाँ सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिशन, प्लांट ग्रोथ कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। रेगुलेटर्स के अंदर इनिबिटर और प्रमोटर दोनों आ जाते हैं, क्योंकि है ना, तो बी भी सही है। डिफरेंशिएशन है प्री रिक्वेस्ट फॉर रेडियो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कौन से चैप्टर से, कौन से चैप्टर से? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है। एपाइकल डोमिनेंस लैटरल ब्रथ नहीं, एपाइकल डोमिनेंस होती ही एक्सिस को ग्रो करने के लिए होता है। तो सेकंड बिल्कुल सही मारा बच्चे ने। ओके ठीक है। टेरेडोफाइट क्या कौन सा होता है? ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4। बी का थर्ड पोलिट्राइगम, सबसे फेमस एग्जांपल। एंजियोस्पर्म तो शायद सेकंड सेकंड नहीं, एंजियोस्पर्म सी है ना, सी का हो जाएगा तुम्हारा साल्विया, और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल गिंको। तो आंसर इसका थर्ड बिल्कुल सही है, 127 का। मुझे लगता है बच्चे का तुक्का फिट हुआ है पक्का, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर जो क्वेश्चन गलत करते हैं, कोई भी मतलब बड़े बड़े लोग जब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन आता है ना वो जाता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी लर्निंग एबिलिटी चलती है कि इंसान को कितना लर्न है। तो बायोलॉजी बढ़ने के लिए दोनों ही चीज़ की ज़रूरत होती है, बोलते इसलिए तो बोलते हैं कि बायोलॉजी बढ़ने के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, लर्निंग की भी और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी है उस चीज़ की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके चलिए चलिए। Why can't insulin be given orally to diabetic patient? ओके, इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो पेट में जाकर क्या हो जाएगी, जो प्रोटीन वाले एंजाइम है पेप्सिन वगैरह है वो क्या कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। क्योंकि जो इंसुलिन वाली जो तुम्हारी क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है अपना, एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या हो जाएगा, पेट में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। एब्जॉर्ब बाद में होगा, पहले डाइजेस्ट होकर ब्रेक हो जाएगा, उसकी चेन्स टूट जाएंगे। तो जो चेन है वो टूट जाएंगे, तो उसका काम ही क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 128, डायरेक्ट एनसीईआरटी। फिर से चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के सीड आर नेकेड, बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रॉग 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 फ्रॉग, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा, फ्रॉग रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन कवर ओनली बाय, चूज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, 130 का बिल्कुल सही मार रखा है आंसर, 130 का 3। डायरेक्ट एनसीईआरटी से, मतलब मैं इसमें क्या ही बताऊंगा, डायरेक्ट लर्निंग वाले क्वेश्चन है। साइलेंसिंग किस लिए की जाती है भैया? कॉम्प्लीमेंट्री डबल डीएस आरएनए से। उसे क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है। कॉम्प्लीमेंट्री डबल डीएस आरएनए बनता है, ये आरएनए इंटरफेरेंस वाला टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। डबल डीएस आरएनए बनता है, वो क्या करता है, जो एमआरएनए होता है निमेटोड का, उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसको टुकड़े टुकड़ा टुकड़ा कर देता है ना। तो ये चीज़ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए। ट्विन, जो ट्विन आर बोर्न टू फैमिली दैट लिव नेक्स्ट डोर, द ट्विन आर बॉय एंड गर्ल है तो फ्रेटर्नल ट्विन। थर्ड। ओके 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 ओके। मतलब स्कूटलम तो भाई साहब नीट का फेवरेट है। स्कूटलम क्या होता है भैया, मोनोकोट का क्या होता है, मोनोकोट का एम्ब्रियो, वो कोटिलेडन होता है। तो कौन सा कोटिलेडन ऑफ ए का सेकंड, ए का सेकंड तो इन दोनों में से कोई है। एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, एक का बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, ये हो गया आंसर। सी का क्या हो जाएगा 4, बिल्कुल सही बात है। रूडिमेंट्री कोटिलेडन होता है एपिब्लास्ट, और पेरिस्पर्म क्या हो जाएगा, प्रेस्टिन न्यूक्लियस। तो एक आ जाएगा सेकंड। डायरेक्ट, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो मैं आपको सिर्फ करा करके दिखा रहा हूँ। वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती पूरा सॉल्व करने की, एक दो ऑप्शन सही, पूरा क्वेश्चन क्रैक। चलिए, okay, in frog the renal portion of the system is a special venous connection that acts to kidney and lower part of the body। 134 है ना, 134 का बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट बिल्कुल सही मार रखा है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। इसके अंदर फ्रॉग, क्या फ्रॉग से क्वेश्चन आया, इस बार कॉकरोच से क्वेश्चन नहीं आया है ना, इस बार फ्रॉग से क्वेश्चन है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? एएनएफ। ए का आ जाएगा थर्ड, ए का थर्ड आ जाएगा तो बी का आ जाएगा, बी किडनी से कौन सा निकला, एरिथ्रोपोइटिन। गैस्ट्रोनस से क्रिएटिन निकलता है, एड्रेनल कोर्टेक्स से निकलता है एल्डोस्टेरोन। तो ए का फर्स्ट। ओके, आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। कार्डियक एक्टिविटीज कैन बी रेगुलेटेड बाय, ए बी डी लिख रहा है बच्चा आंसर, 136 है ना।
136 का क्या दे रहा है बच्चा आंसर? ये सेकंड जो फर्स्ट दे रहा है आंसर, बट इसका आंसर क्या है? चलो हम निकालते हैं। हार्ट किससे रेगुलेटेड होता है? नोडल टिश्यू से होता है, बिल्कुल सही बात है। मेडुला ओब्लंगेटा से होता है, बिल्कुल सही बात है। एड्रेनली मेडुलरी हार्मोन से होता है, बिल्कुल। कॉर्टिकल हार्मोन से नहीं होता, कॉर्टिकल गलत है, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ओके। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। और बिल्कुल ये तो बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब ये सब के सब आपको एनसीईआरटी के अंदर आपको डायरेक्ट मिलेंगे, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? रामदोई मिश्रा। 138 का 3। इकोलॉजी के फादर कौन है? रामदोई मिश्रा। 138 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलो 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 आगे चलते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था पीछे, तो यही थोड़ा सा मतलब उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। टिपिकली अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म है, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, बिल्कुल सही है। स्टेट असर्शन सी है। एग एपरेटस है 2 पोलर न्यूक्लियर, नहीं, 1 पोलर न्यूक्लियर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल का असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। कौन सा हो गया? फोर्थ। 139 का ए इज ट्रू, बी आर इज फॉल्स। तो 139 का 4 हो गया, है ना। चलो 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 ओके। हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए? 140 पे आ गए। ओके। New plastic characteristics of cell refers to a mass of proliferating cell, neoplastic rapid growth of cell, invasion and damage to the surrounding, those confined to the organ. न्योप्लास्टिक हम यहाँ पर किन सेल के लिए बात कर रहे हैं? न्योप्लास्टिक हम सेल कर रहे हैं जो कैंसर सेल होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है। मास ऑफ प्लोरिफेटिक सेल है, ओके, क्योंकि जो बढ़ रही है, रैपिड ग्रोथ उनकी देखने को मिलती है, ठीक है। इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग करते हैं कैंसर सेल की, ये मैलिग्नेंट वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। सही में ना? सही बोल रहा हूँ? ओके ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट, अरेंज द फॉलोइंग। ये करना है सॉल्व, है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा भैया, इसका आंसर है भैया, पूरी कहानी पूछ रहा है ये हमसे। चलो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, पहले तो जो स्पोरोफाइट होगा उसमें मियोसिस होगी, बी होगा। फिर उसके बाद प्रोथेलस स्टेज आएगी, ए होगा। देन फिर उसके बाद डी आएगा, आर्किगोनिया बनेगा, ट्रांसफर होगा। देन फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या आंसर बैठ रहा है? सेकंड आंसर बैठ रहा है इसका, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी में पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल है। अच्छा, इस बार टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दोनों के ही लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आया, सबसे शॉकिंग बात है इस बार, है ना। चलो 142, ओके। बोथ आर, जो विंड होती है नॉट कलरफुल होते हैं, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होते, जो विंड पॉलिनेशन से होते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। फ्लावर प्रोड्यूस एनमोर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है, या नहीं है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई अपने आप को एक दो एक्सप्लेनेशन कोई है ही नहीं कि कलरफुल और लार्ज क्वांटिटी में रिलीज करने का रीज़न दोनों ही अलग अलग है। तो यस, थर्ड इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कैटलिस, डायरेक्ट। मतलब ये तो बहुत आसान है, हीम का प्रोस्थेटिक ग्रुप कैटलिस। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये डिसऑर्डर्स के ऊपर बेस है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? जब जो चेस्ट में क्या होता है, एकदम से पेन होता है। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड नहीं, सॉरी, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का, ओके। ए की सॉल्व करने से तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए का सेकंड होगा, ए का सेकंड एम्फाइजमा डैमेज, बिल्कुल सही है। डैमेज टू द एल्वेओलर वॉल, बिल्कुल सही है। बी का हमने चेक कर लिया। सी का ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ओके। सी का फॉर इन्फ्लेमेशन ऑफ, बिल्कुल ठीक है, ओके। टिटनी क्या होता है? रैपिड स्पास ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल, बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन से ये तो सॉल्व हो जाता। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकोट एम्ब्रियो के लिए कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या है? नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछ रहा है 145 के अंदर। इनकरेक्ट में क्या है? हैप्पीडाइमस जो होते हैं पैरेंकाइमस नहीं होते इसके अंदर, तो ये वाले गलत स्टेटमेंट है। हाइपोडर्मिस यहाँ पर पैरेंकाइमेट नहीं होती। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से डायरेक्ट क्वेश्चन है।
ठीक है। फ्रॉग के ऊपर तीसरा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फ्रॉग के ऊपर। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर इस 146 में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकेशन ऑफ मेल कॉपुलेटेड पैड। वो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोल्डर, ये इसका आंसर है डायरेक्ट। ओके ओके, अब थोड़ा सा मैं भी रेस्ट ले लेता हूँ। ओके, थोड़ा सांस ले। 145 क्वेश्चन पे आ गए हैं ऑलरेडी, 147 पे बल्कि, है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर सिस्टम, यार ये तो बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात, बिल्कुल सही बात। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस को रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ए इकोसिस्टम इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुई, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस के बाद हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है, तो ये ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, जीपीपी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जिसमें पूछ रहा है कि फॉर्म ब्रेकर कौन है। फॉर्म ब्रेकर यहाँ पर सी है। फॉर्म को ब्रेक करने का काम कौन करेगा, सी करेगा, तो फर्स्ट। ओके, पीसीआर एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग 2 की पावर एन। डायरेक्ट क्वेश्चन बायोटेक से, बायोटेक से बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चलो, अब ये पूछ रहा है कि हेड का काम क्या है, मिडल पीस का काम है। मिडल पीस का काम तो एनर्जी है। चलो, बी का थर्ड आ गया, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का, ये दोनों में से हो सकता है ना। अच्छा, एक्रोसोम के पास एंजाइम होता है, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ऑप्शन 4, ए का 4, बी का थर्ड, डी का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि स्पर्म ये मूव कराने के अंदर हेल्प करता है। आसान है, आसान है। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन। जाइगोमॉर्फिक जो है उसके जी स्टैंड फॉर inferior ovary in the floral formula zygomorphic with a flower and G stands for inferior, ये तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। एंड ये स्टेटमेंट 2 मुझे इनकरेक्ट लग रही है। तो 151 का क्या आंसर हो जाएगा अगर हम चेक करें, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना, क्योंकि फ्लोरल फॉर्म में जाइगोमॉर्फिक ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्टिनोमॉर्फिक है ना। लेकिन ये इन्फीरियर ओवरी वाला बिल्कुल सही दिखाया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बिल्कुल सही दिखाया, लेकिन ये सुपीरियर ओवरी का दिखाया, गलत दिखा दिया, इन्फीरियर ओवरी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 151 का। चलो जी चलो जी चलो जी, 152 में सिंपल पूछ रहा है कि इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट मेरे को बिल्कुल करेक्ट दिख रही है, प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर इतना ही एस का 80s 70s का ये होता है। ईच राइबोसोम में 2 यूनिट होती है, सही स्टेटमेंट है। द टू सब यूनिट ऑफ 80s आर 60-40, ये भी बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट है। तो यही आंसर है इसका, बच्चे ने सही मार रखा। 2 सब यूनिट 9, 2 सब यूनिट 9 बिल्कुल गलत, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, है ना। चलिए चलिए, विट्टेगर भाई साहब पे आ जाते हैं, बायोलॉजिकल किंगडम 153 क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई साहब। तो इसमें पूछ रहा है भैया, ऑर्डर पूछ रहा है ना कि कौन पहले आया, कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर पूछ रहा है। तो पहले तो प्रोकैरियोट आएंगे, तो सी पहले आएगा, फिर मल्टी सेलुलर आएंगे, फिर ए आएगा, सी नहीं, सी एक सेकेंड, हाँ, फिर यूकैरियोटिक आएगा ना, नहीं, ये फिर आएगा यूकैरियोटिक, तो सी ई एंड देन फिर ए आएगा, सी ई ए, देन फिर उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा आपका डी, यानी कि फिर यूकैरियोट ऑटोट्रोफ आ जाएंगे, एंड देन आ जाएगा तुम्हारा बी, फिर हेटेरोट्रोफ आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर बताया था विट्टेकर साहब ने, तो कौन सा ऑप्शन बैठा हमारा, थर्ड ऑप्शन बैठ गया इस हिसाब से। चलो 152 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सेशन बहुत लंबा खींच क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें को एक्सप्लेन भी यहाँ पर करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो थोड़ा ये सेशन इसलिए लंबा आपको लग रहा होगा। खैर, अगला क्वेश्चन फिर से सीक्वेंस ही अरेंज करना है। सीक्वेंस अरेंज करना है तो 154 में क्या आ जाएगा, सबसे पहले बी आएगा, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सेपरेट, तो पहले बी आएगा, देन फिर ये मुझे लगता है क्या आएगा, देन ई आएगा, देन फिर ए आएगा, बिल्कुल सही, फिर आएगा डी आएगा, देन सी, ये आएगा इसका आंसर 4। 154 का क्या हो जाएगा, 4। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन, मतलब मैं रॉकेट साइंस ही नहीं लगानी हम अपने को, क्योंकि अगर मैं अब
पर्टिकुलरली पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो भी लाइफ साइकिल का, तो उसके लिए पर्टिकुलरली 20-25 मिनट का एक अलग लेक्चर चाहिए, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इतना टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें मुद्दे पर बात करनी है। चलो 155 में क्या पूछ रहा है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। अच्छा, जो सीटी स्कैन होता है और मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है कैंसर को डिटेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेरेपी आर यूज टू किल नॉन कैंसर सेल को क्यों किल करना भैया? अल्फा इंटरफेरेंस एक्टिवेट द कैंसर पे इम्यून सिस्टम हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जिसको इम्यून थेरेपी भी बोला जाता है ना। कीमोथेरेपी आर बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स मॉडिफायर, नहीं। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड साउंड डिक्रीज नहीं होता, बढ़ता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। चलो, ये तो क्लियरली यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? ट्रांसफर दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रुप क्या हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये यहाँ से जी के पास जाके रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ग्रुप इसके अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसफर। ध्यान से देखो ना, एस पहले यहाँ था, इसके साथ ये अटैच था, अब एस हैश इसके साथ अटैच हो गया, ये अलग हो गया, तो ग्रुप क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो ये आंसर है इसका। चलो 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 चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी ये कुछ स्टेटमेंट बताइए, ठीक है। पहले स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं क्योंकि 8 वीक में ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो बी वाली स्टेटमेंट होगी यहाँ पर सही। तो स्टेटमेंट मेरे को यहाँ पर अगर सही लग रही है, बी भी सही लग रही है, सी भी सही लग रही है, क्योंकि 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भी डी भी सही है, और हेयर 5th मंथ पे आते हैं, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ आंसर हो गया, बच्चे का गलत हो गया बेचारे का, -1 हो गया। चलो, विदाउट डिस्टिलेशन बियर मिलती है जब भी, तो इसके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, विदाउट डिस्टिलेशन बियर बनती है। 158 का 4, ओके, यस करेक्ट। चलिए, आरएनए इंटरफेरेंस से फिर से आरएनए वर्ल्ड से क्वेश्चन आया, वैसे इंटरफेरेंस है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 है ना। अच्छा, तो पूछा स्टेटमेंट 1, ओके, बड़ी लंबी स्टेटमेंट है भाई साहब, थकाने की पूरी प्लानिंग है ना। चलो, इन आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व टू कैरी आउट essential life process. RNA act as a genetic material, also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरएनए अनस्टेबल तो था, इस वजह से तो उससे डीएनए इन्वॉल्व हुआ, बिल्कुल सही। डीएनए इन्वॉल्व फ्रॉम आरएनए इज मोर स्टेबल, डबल स्ट्रैंडेड, कॉम्प्लीमेंट्री, रेजिस्ट चेंज, बिल्कुल भाई एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट। आरएनए इंटरफेरेंस से एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस, सेम टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन। बायोटेक से कितना पेपर, आप देखो बायोटेक कितना इंपॉर्टेंट चीज कैरी करता है, लगातार मेरे को तीसरा या चौथा क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिल गया है ना। आरएनए इंटरफेरेंस से दूसरा क्वेश्चन है, सोचो। चलो, ट्रांसफर ऑफ आरएनए आर डू नॉट इंटरेक्ट विद आरएन एमआरएनए, नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा यार उसको। आरएनए टेक प्लेस इन द यूकैरियोट एज अ मेथड ऑफ सेल, बिल्कुल सही है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। आरएनए इंटरफेरेंस इसलिए तो करते हैं हम। ओके 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 ओके, 161, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम जिसको क्लियर होगा ये वही कर पाएगा, और इसका आंसर हो जाता है अपना ये वाला पीसीटी और डीसीटी में कैसे एक्सचेंज होते हैं न्यूट्रिशन को, वो आपको दिखा रहा है, डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द पैटर्न इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ट्रेट, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? नॉन मेंडेलियर इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है। चलिए, प्रोटीन लेयर जो होती है कवरिंग करने के लिए, एंडोस्पर्म को सेपरेट करने के लिए एम्ब्रियो से, ये कौन सी होती है? एलेरोन लेयर, है ना। एलेरोन से तो दिमाग में ही प्रोटीन आना चाहिए, क्लियर। ओके, चलो, क्लोरोफिल ए कैसा होता है भैया? ब्लू ग्रीन, ये रहा ब्लू ग्रीन, है ना। तो क्लोरोफिल ए का क्या आ जाएगा? ए का आ जाएगा थर्ड, तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। तो अब अब देखते हैं, डी को चेक कर लेते हैं, डी अलग है, डी चेक। कैरोटीनॉइड का आंसर क्या हो जाता है भैया? डी, येलो टू येलो ऑरेंज हो जाता है कैरोटीनॉइड, तो आंसर ही आ जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट येलो ग्रीन, एंड सी का क्या आ जाएगा अपना? ज़ैंथोफिल सेकंड, बिल्कुल येलो, बिल्कुल सही, थर्ड सेकंड्स में। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था इंसुलिन को बनाने के लिए। इंसुलिन पहली बार एली लिली ने बनाया था, एली लिली कंपनी ने बनाया था, है ना। तो उससे पूछ रहा है क्वेश्चन, उन्होंने
मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो कौन सा था, बैक्टीरिया। सही है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 166 एनर्जी के साथ, है ना। चलो हमें लगभग 1 घंटा होने वाला है भाई साहब ये पेपर सॉल्व करते हुए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट इन द यूकैरियोट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट हमसे पूछ रहा है 166 के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ एचएनआर आता है, और थर्ड डैश पे क्या होता है, अपने एडिनासाइन रेजिड्यू को ऐड किया जाता है। तो बी सी एन डी वाला कोई दिख रहा है, ओके ये दिख गया हमें सामने, ये वाला गलत है वैसा। ओके चलिए चलिए चलिए, अब मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को यहाँ पर मैच करना है, मैच करते हैं। चलो भैया, यार ये मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं ना, मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ए का यहाँ पर क्या होता है भैया, ए का हो जाएगा अपना सेल डिवीजन, सेंट्रोमेयर का तो सेल डिवीजन का काम होता है, तो ये हो गया ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये दो हो सकते हैं। चलो चलो सेल मेम्ब्रेन का देख लेते हैं, डी, डी का 4, डी का 4, अरे ये तो बहुत आसान था, बी का थर्ड हो जाएगा, सेल मूवमेंट कराने, बिल्कुल सही बात है, सीलिया का तो काम ही सेल मूवमेंट, क्रिस्टा जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, बड़े आसानी से सॉल्व हुआ। आसान वाले ऑप्शन देखो, हार्ड वालों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है भैया, ये एक्सपेरिमेंट बेस पे है, किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, फ्रेडरिक गेविथ ने क्या करा था, है ना, किसके, सी का फर्स्ट हो जाएगा, फ्रेडरिक गेविथ का एक्सपेरिमेंट किसको नहीं याद होगा, सी का फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, सी का दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, अरे ये तो फंसा दिया इसने, है ना। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, फोर्थ, 168 का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, 168 का फोर्थ हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे ज़्यादा जीन देखने में मिलते हैं उसके अंदर, आसान क्वेश्चन। आईवीएफ के फैक्टर्स बताने हैं, 170 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा भैया बी एक्सपेंसिव, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। एडाप्टेशन ऑप्शन ठीक है, एंड एफ यस, नो अवेलेबल तो है इंडिया में यार, हाई रिस्क नहीं है, नहीं है रिस्क, हाई रिस्क नहीं होता है यूएस में, तो ये तो सेकंड, 170 का क्या आ जाएगा, सेकंड, ओके। यार हाई रिस्क कैसे होगा यार, है ना, समझ रहे हो ना बात को। चलो जी 171 XC2 कंजर्वेशन का डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ रहा है, और एग्जाम्पल है इसका जू एंड बोटेनिकल गार्डन, है ना। XC2 का डायरेक्ट एग्जाम्पल जू बोट से याद रखता हूँ मैं तो उसको, जू बोट, है ना। चलो रेस्पिरेशन, प्रोकैरियोटिक के अंदर रेस्पिरेशन कौन करवाता है, सिंपल सिंपल डीएनए रेप्लिकेशन रेस्पिरेशन के अंदर मीजोसोम, आसान, चैप्टर नंबर 2 में डायरेक्ट लाइन है यार, डायरेक्ट लाइन है। अच्छा ये क्वेश्चन ये भी हमने सॉल्व किया था ना, इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। अब इसमें पूछ रहा है भैया कि अगर इन द अबव एक्सपेरिमेंट जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको इंसर्ट किया है इको R1 पे, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी चूजन टू सेलेक्ट, जो कॉलोनीज बनेगी वो कैसी बनेगी, ब्लू कॉलोनी बनेगी या फिर व्हाइट कॉलोनी बनेगी, सिंपल। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ से इस पार्ट को रिमूव कर दिया, इस पार्ट को रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने से क्या होगा, रिमूव करने से बीटा गैलेक्टोसाइड हट जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड हटने की वजह से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ब्लू कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा, कॉलोनी जो प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, व्हाइट कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा, ब्लू कलर कॉलोनीज ग्रोन ऑन एमपीसी पे कैन बी सिलेक्टेड, नहीं नहीं, व्हाइट कॉलोनी सेलेक्ट होगी ना, व्हाइट कॉलोनी को ही तो हम सेलेक्ट कर पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 4, 173 का क्या हो जाएगा 4, यप 4। ओके 174 क्वेश्चन है आपका भैया, अपना जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं ब्लड टू द हार्ट इन फ्रॉग, आंसर डायरेक्ट फ्रॉग पे फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है मेरे ख्याल से, सिर्फ फ्रॉग से फोर्थ क्वेश्चन, सोचो वेना कवा। चलो इन इंटरफेरेंस सिंगल टॉपिक से 2 क्वेश्चन, फ्रॉग से 4 क्वेश्चन, मतलब इन दोनों को मिला के ही अपने कितने आएंगे, 4 6 24 क्वेश्चन बनेंगे, 24 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक से। सोचो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, वॉक्स नहीं कर सकता सर, टी, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ओके चलो ये कौन से हो जाएंगे,
सूडोसिलोमेट है ना, ये बहुत लंबी लाइन लिखी हुई है, लेकिन जहाँ तक मैंने मेन जो लाइन 3-4 पढ़ी है लास्ट की, प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड द बॉडी वॉल बट नॉट ए मेसोडर्मल टिश्यू, मतलब मेसोडर्मल टिश्यू जैसा दिख रहा है बट है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूडोसिलोमेट। ये तो है ही प्रॉपर्टी सूडोसिलोमेट्स की। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम से भी बहुत सारा पेपर आया है, बहुत सारा। बायोटेक, एनिमल किंगडम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत पेपर है, बहुत ज़्यादा पेपर है। आप सोचो, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन से ही 2 क्वेश्चन मिल गए आपको। बायोटेक से लगभग अभी तक मैं 5-6 क्वेश्चन देख चुका हूँ। सोचो बायोटेक कितनी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब, 177 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू द स्टडी एंड ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी को रेफर क्यों करते हैं? फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, इसको ही रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी बोल सकते हैं। ये मेरे को लगता है एनसीईआरटी से थोड़ा डायरेक्ट नहीं है। चलो, एपिफाइट्स आर ग्रोइंग ऑन द एम्ब्रियो। अब प्लांट को क्या ही फर्क पड़ रहा है अगर उसके ऊपर कोई ग्रो कर रहा है तो, है ना। उसका जो एपिफाइट्स का है उनका फ़ायदा होगा। मैंगो जो प्लांट है उसका कोई फ़ायदा ना नुकसान, तो कॉम्बिनेशन इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटो हार्मोन प्रमोट्स न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीव सेनेशन। लीव से तो सबसे ज़्यादा रिलेटेड ही कौन होता है? साइटोकाइनिन। कॉम्प्लेक्स टू सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, 180 का थर्ड। तो इसी की तरह से हमने पूरा नीट का पेपर लगभग 1 घंटा 1 मिनट में, जिसमें कि मैंने एक्सप्लेनेशन को इंक्लूड कर रखा था। एक्सप्लेनेशन हुआ उससे भी पहले, मतलब 45 मिनट हम मान के चल सकते हैं। 45 मिनट के अंदर आसानी से इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता था। बायोलॉजी डिट्टो एनसीईआरटी से आई है। मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड लगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया था ना, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी वाला है, सिर्फ एक क्वेश्चन थोड़ा मेरे को याद नहीं है कि एनसीईआरटी में है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट अगर है तो प्लीज़ करेक्ट मी कि अगर ये एनसीईआरटी थे। बाकी सारे, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक को इग्नोर करूँ तो सारे, मतलब 179 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो इसी की तरह से सेशन एंड करते हैं। मैं आपको यहाँ पर वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको पूरी आंसर की एक लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर आप जाके पूरी आंसर की से मैच कर सकते हैं। और अगर कोई करेक्शन है इसके अंदर, हो सकता है कि 1-2 करेक्शन हो इस वीडियो के अंदर या फिर आंसर की के अंदर, वहाँ पर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली चेक योर कमेंट। तो आज का सेशन कैसा लगा यार? कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, कितने मार्क्स नहीं बन रहे हैं, सब कुछ शेयर करो मुझसे यार। और मिलते हैं फिर दोबारा इसी चैनल के ऊपर किसी नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। रिजल्ट के लिए अभी से ही बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय।